आइए आज से हम लोग दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ते हैं। और पिछले देखा होगा आपने कि सारी नदियाँ, आपका उत्तर भारत की सारी नदियाँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं। जितनी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो एग्जामों में पूछी जाती हैं वो लगभग हमारे हिसाब से सारी समाप्त हो चुकी हैं। अब दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ेंगे तो दक्षिण भारत की नदियों में हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, क्योंकि कुछ नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, इनको पढ़ना थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर है कि जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हैं, यानी महत्वपूर्ण हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये स्ट्रक्चर बिगाड़ना पड़े बाद में। ठीक है, तो देखते हैं। हिमालयी नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में थोड़ा सा अंतर जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले कोई क्वेश्चन दे करके। तो इसमें ज़्यादातर अंतर आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा अंतर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हिमालयी नदियाँ क्या हैं, हिमालयी नदियाँ आपकी नवीन नदियाँ हैं। नवीन का मतलब देखिए, नदियाँ क्या होती हैं, नदियाँ कोई भी चीज़ की अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं होती हैं। एक बाल्यावस्था होती है, एक जवान होता है, कह सकते हो, है ना। तो वो अवस्था होती है युवा अवस्था जिसे बोलते हैं, और फिर एक आपकी आती है प्रौढ़ावस्था, या कह सकते हो वृद्धावस्था। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो, XYZ दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसकी एक अवस्था होती है, मैक्सिमम तीन ही अवस्था में बात की जाती है। तो इसी प्रकार नदियों की भी तीन अवस्थाएं होती हैं। तो एक होती है सहसावस्था। ठीक है, सहसा मतलब जन्म वाली अवस्था, जब नदियां जन्म लेती हैं, या कह सकते हो बाल्यावस्था। ठीक है, तो एक होती है कौन सी, सहसावस्था। दूसरी होती है आपकी, पहली होती है सहसावस्था, यानी जब नदियों का जन्म होता है तो वो सहसावस्था, यानी जब नदियां कभी निकलती हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ उनको निकलते हुए, तो उसकी कौन सी अवस्था हो गई, सहसावस्था। सेकंड नंबर में आ जाती है कौन सी, युवा अवस्था। ठीक है, युवावस्था। ठीक, और लास्ट की जो आ जाती है उसे बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। तो जो हिमालयी नदियां हैं वो नवीन नदियां हैं। नवीन नदियों का मतलब ये कह सकते हो युवा नदियां हैं, यानी वो सहसावस्था नहीं है उनकी, क्योंकि आज थोड़ी ना हिमालय का जन्म हुआ है, तो सहसावस्था तो नहीं है, लेकिन युवा अवस्था में नदियां हैं। जबकि आपकी दक्षिण भारत की नदियां आपकी कौन सी है, प्रौढ़ावस्था। यानी कहने का मतलब ये होता है कि युवा अवस्था प्रौढ़ावस्था इनकी पहचानेंगे कैसे। युवा अवस्था में नदियां वो होंगी, या कह सकते हो जिन नदियों का जन्म हुआ है वो क्या कहलाएंगी, बाल्यावस्था उनकी कहलाएगी या सहसावस्था कहलाएगी। लेकिन हर नदी की एक इच्छा होती है कि अपने आधार तल को प्राप्त करना। आधार तल क्या होता है उनका, समुद्र। ठीक है, कोई भी आप मान के चलिए, जैसे ऊपर से आप जल गिराइए, कोई भी धारा है, जल गिरेगी तो वो धारा तब तक काटती रहेगी जब अपने उस लेवल को प्राप्त नहीं कर लेगी। इसी प्रकार नदियां भी तब तक अपने मार्ग को गहरा करती हैं जब तक कि वो अपने आधार तल को प्राप्त नहीं कर लेती। तो इसी प्रकार युवा अवस्था नदियां क्या हैं, अभी जवान हैं और वो अभी लगातार अपना काम काटने का कर रही हैं। जबकि आपकी प्रौढ़ावस्था, यानी कह सकते हो, प्रौढ़ावस्था मतलब वृद्धावस्था कह सकते हो। तो वृद्धावस्था में क्या हुआ है कि बहुत सारी नदियों ने अपना आधार तल प्राप्त कर लिया है। ठीक है, लगभग अपना आधार तल प्राप्त कर चुकी हैं, या अपना काम लगभग काटने का समाप्त कर चुकी। किसको काटने का, अपने मार्ग को काटने का। ठीक है, तो ये आपकी प्रौढ़ावस्था। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि युवा अवस्था यानी नवीनीकृत नदियां मतलब युवा अवस्था। ठीक है, ये आपकी प्रौढ़ावस्था, ये आपकी युवा अवस्था। तो ये बात समझ में आई कि प्रौढ़ावस्था और युवा अवस्था में क्या अंतर है। ठीक है, सेकंड है उसमें देखिए, ये नदियां क्या हैं, विसर्पण है। विसर्पण मतलब सर्प के आकार जैसे चलती, जैसे सर्प नहीं चलता है घूम के रेंग करके, ऐसे ऐसे पूरा करके, तो उसी प्रकार ये नदियां भी चलती हैं। कौन सी, हिमालयी नदियां। क्यों चलती हैं ऐसे, ऐसे इस वजह से चलती हैं क्योंकि इनको एक समतल मैदान प्राप्त होता है।
इनको एक समतल मैदान प्राप्त होता है। समतल मैदान प्राप्त होने के फलस्वरूप इनकी जो गति होती है, जब ये पहाड़ों से उतरती हैं तो इनकी जो गति होती है वो धीमे हो जाती है, और धीमे होने के फलस्वरूप ये अपना मार्ग ऐसे 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 सर्पिलाकार में बनाती हैं। जिस प्रकार आप देखते होगे ये ऐसे ऐसे करके नदियां बनाती है, कुछ नदियां ऐसे ऐसे करके बना लेती हैं, तो ये इतना सारा पार्ट कट भी जाता है, जिसको भी बाद में पढ़ाएंगे। इसे झील के रूप में ये पार्ट एक बन जाता है। जब बहुत ज्यादा नदियां सर्पिलाकार बनाने लगती हैं तो हो सकता है कुछ पार्ट कट जाए, तो नदी क्या होती है फिर यहीं से मिलने लगती है। ठीक है, तो ये सर्प के आकार की, यानी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो इनकी गति क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, जिस प्रकार ये सर्प के आकार में सर्पिलाकार होती हैं। ठीक है, और यहीं से एक पॉइंट और ये भी आ सकता है कि मैदान में प्रवेश करने के फलस्वरूप गति धीमी होती है, और गति धीमी होने के फलस्वरूप क्या होता है, एक नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है। ये नदी आई और ये मैदान, आप पानी डालिए, जमीन समतल में पानी डालिए, एक गिलास पानी लीजिए, समतल में पानी डालिए। ठीक है, वो पानी डालेंगे तो आप पानी देखेंगे थोड़ी दूर, बिल्कुल मैदान बिल्कुल बराबर हो, ज्यादा ऊंचा नीचा ना हो, तो अब देखेंगे कि मैदान में पानी कई भागों में, वही धारा कई भागों में, छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब मैदानी भाग में नदियां प्रवेश करती हैं तो ऐसे 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 करके कई भागों में बढ़ जाती हैं। ठीक है, और जो इनके बीच का जो भाग होता है, जो बीच का गैप होता है, ये धारा और ये धारा के बीच में जो गैप होता है, ये गैप क्या होता है, एक मिट्टी के या भूखंड कह सकते हो, भूखंड नहीं कहिए आप, मिट्टी कह सकते हो, कि मिट्टी का एक बहुत बड़ा आकार एक बन जाता है। और इसी प्रकार देखा जाए तो ये पूरा क्या बन जाता है, बड़ा सा देखा जाए तो डेल्टा बन जाता है। तो यहीं से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हिमालयी नदियां हैं वो क्या करती हैं, डेल्टा भी बनाती हैं। लेकिन अब यहीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, क्वेश्चन नहीं, एक यहीं से कि ये वाली भी नदियां डेल्टा निर्माण करती हैं, ये वाली नदियां भी डेल्टा निर्माण करती हैं। तो ये देखिए, ये जो आपकी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं, ये इस वजह से डेल्टा निर्माण करती हैं क्योंकि यहाँ पे आने के बाद इनकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। जब किसी नदी की गति धीमी हो जाती है तो वो नदी डेल्टा का निर्माण करती है। जब किसी नदी की गति तेज होती है तो वो क्या करती है, वो एस्टोरी का निर्माण करती है। एस्टोरी क्या होता है वो भी देखते हैं। डेल्टा समझ में आया? ठीक है, तो एस्टोरी का निर्माण क्या होता है? एस्टोरी का निर्माण, जैसे मान लीजिए यहां से नदी निकली, यहां से नदी निकली आपकी, और ये मैदान, अब यहाँ पे ये समुद्र तल है, ये समुद्र तल है, नदी यहां से निकल रही, सीधे धारा क्या होगी, फोर्स से नीचे गिरेगी, धारा फोर्स से नीचे गिरेगी। तो जब धारा फोर्स से नीचे गिरेगी, कोई भी धारा, आप जब पानी में आप देखते होंगे तो क्या होगा, जब धारा फोर्स नीचे गिरेगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा, जिसे हम लोग जैसे कह सकते हो तालाब वालाब के आकार हो, उससे बड़ा भी हो सकता है। तो गड्ढे का निर्माण हो जाता है, बहुत सारा गड्ढा हो जाता है, बहुत बड़ा, और उसी गड्ढे को ही कहते हैं क्या, एस्टोरी है। ठीक है, बात समझ में आई होगी कि जब नदी फोर्स से गिरती है तो वहां की मिट्टी को काट देती है और बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण करती है। बस इतना समझ लीजिए। जैसे हम लोग गाँव में देखते होंगे कि छत के ऊपर जो पाइप लगता है, जब पानी फोर्स से नीचे जमीन में गिरता है तो गड्ढा बन जाता है, तो वही कह सकते हैं छोटा एस्टोरी है। ठीक है, ज्वारनद मुख बोलते हैं हिंदी में उसको, इंग्लिश में एस्टोरी बोलते हैं। तो जो नदी की धारा बहुत तेज होगी, ठीक है, यानी वो नदी कह सकते हो सीधे जब गिरेगी, तो क्या कहलाए, तो क्या होगा, उसमें एस्टोरी का निर्माण होगा। जैसे आप अगर यहाँ की बात करें तो हमने कहा था कि ये खड़े कगार के रूप में, ये पश्चिमी घाट पर्वत है आपका, और पश्चिमी घाट पर्वत एक खड़े कगार के रूप में, कगार का मतलब ये ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए एक कगार है, मैदान का मतलब यही सब बराबर हो, लगातार ऐसे मतलब हल्का ढलान बिल्कुल हल्की हल्की हो। ठीक है, कगार का मतलब क्या होता है, खड़ा बिल्कुल। ठीक है, तो ये पूरा खड़े कगार। तो इधर जितनी भी नदियां आपकी गिरेंगी, इधर जितनी भी नदियां गिरेंगी आपकी, वो सारी नदियां क्या होंगी, एस्टोरी का निर्माण करेंगी, और इधर जितनी नदियां होंगी वो सारी डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। बात क्लियर? चल अब देखिए, एक आता है फिर इसमें वर्षवाहिनी नदी, यानी ये क्या है, इसमें क्या बात हुई है कि ये नदियां जो हैं दक्षिण भारत की नदियां, हिमालयी नदियां वर्षवाहिनी, कारण क्या है इसका,
कि जैसे मान लीजिए जब मानसून आता है तब तो चलिए ठीक है, नदी में पानी होना तो स्वाभाविक है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें मानसून नहीं आ रहा है तो नदियां क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं, ठीक है। तो नदियां सूखने के फलस्वरूप क्या हो जाता है, कुछ नदियां सूख जाती हैं, कुछ नदियों में पानी बहुत कम हो जाता है, लेकिन जो हिमालयी नदियां होती हैं उसमें पानी वर्ष भर बना रहता है। उसका कारण क्या है, ग्लेशियर, ठीक है। क्या है कि जैसे मान लीजिए बरसात में तो पानी है ही, ठंडी में पानी कहाँ से आया, ठंडी मान लीजिए बरसात नहीं हो रही तो ठंडी में तो पहली बात तो जैसे मान लीजिए अभी वर्षा हो रही है तो ये पानी कम से कम ये मान चलिए बरसात का पानी 1-1.5 महीने 2 महीने 3 महीने तक लगातार नदियों में बना रहता है, कम नहीं होता है। कम होता पानी कब है, गर्मियों में, तो जब गर्मी पड़ती है तो पानी कम होगा। अब जब पानी कम होता है तो मालूम चल जाता है। तो इसी वजह से जब गर्मी पड़ती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं और ग्लेशियर पिघलने के फलस्वरूप नदियों में पानी लगातार बना रहता है। दक्षिण भारत की बहुत सारी नदियां गर्मियों में सूख जाती हैं, ठीक है। उस एक दक्षिण भारत की एक आध नदी है, जैसे कह सकते हो दक्षिण भारत की कावेरी नदी है, जो कि वर्ष भर पानी उसमें बना रहता है। वो वर्षवाहिनी है, लेकिन उसमें बर्फ क्या कह सकते, ग्लेशियर का होना कोई वो नहीं है, उसमें ग्लेशियर वगैरह कुछ नहीं है, वो भी हम बताएंगे क्या है कारण उसका, ठीक है। तो ये वर्षवाहिनी हो गई, कारण क्या है, इनमें ग्लेशियर है, यानी ये जहां से निकलती हैं ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक है। और दक्षिण भारत की नदियां क्या होती हैं, मानसूनी नदियां होती हैं। मानसून मतलब जब भारत में मानसून प्रवेश करता है तब इन नदियों में पानी आता है, ठीक है, और पानी 5-6-7 महीने तक 8 महीने तक बना रहता है। गर्मियों के दिन में पानी इनमें बहुत कम हो जाता है या सूख जाता है, कुछ छोटी छोटी नदियों में तो सूख ही जाता है, लेकिन बहुत सारी नदियों में पानी कम हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा मुख्य अंतर ये हम लोगों ने देख लिया है। और अब देखिए इसके बाद में अगर देखना चाहें तो अब हम इसके बाद में यही देखेंगे कि दक्षिण भारत की नदियों को अगर बांटा जाए तो 2 भागों में बांट के पढ़ लेना ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। कुछ नदियां ऐसी हैं जो पश्चिमी घाट पर्वत से निकल के अरब सागर में गिरती हैं। इधर है आपका कौन सा, अरब सागर, ठीक है, इधर है आपका अरब सागर और ये है आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये है आपका बंगाल की खाड़ी। तो यहां पर भी कुछ नदियां गिरती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ नदियां ऐसी हैं जो हम दक्षिण भारत की नदियों को 2 भागों में बांट कर पढ़ लें तो आसानी होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखिए इधर की जो नदियां हो गई, जैसे मान लीजिए साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, इधर आ जाएंगे आपका मांडवी, जुआरी गोवा के पास, ठीक है, ये इधर भरतपुजा, पेरियार, ठीक है। ऐसी बहुत छोटी छोटी नदियां जो होंगी वो आपकी कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में, छोटी नदियां। जितनी बड़ी नदियां हैं वो सारी कहाँ अपना मुहाना बनाती हैं, वो अपना मुहाना बनाती हैं जाके पूर्वी घाट पर्वत की तरफ। देखिए अब यहां से एक अंतर आपको मालूम होगा, आप देख रहे होंगे कि ये नदी यहां निकली और ये सीधे कहां बह रही है, इस साइड बह रही है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका ढाल किधर है, पूर्व की तरफ, है ना। ढाल में ही तो नदियां बहती हैं, फिर ये क्यों नदियां इधर बहती हैं, इन्हीं जब कोई जैसे मान लो ढाल आपका ऐसे, ढाल आपका ऐसे, ये नदी ऐसे बह रही है, लेकिन ये जो पठार है छोटा मोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है। तो हो सकता है कहीं बीच में वो कुछ जगह ऐसी हो कि जो कुछ जगह ऐसी हो, यानी पठार में ही कुछ जगह ऐसी हो जो जिसका ढाल किधर हो, ढाल क्या कह सकते हो, यानी धंसा हुआ क्षेत्र कह सकते हो, धंस गया हो, थोड़ा धंस गया हो, और धंसने के फलस्वरूप ढाल उसका किधर बन गया हो, पश्चिमी घाट पर्वत की तरफ, यानी कह सकते हो अरब सागर की तरफ। तो जो भाग जैसे मान लीजिए नर्मदा और तापी ये पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं, यानी वो अरब सागर में गिरती हैं, और ये बड़ी नदियां हैं, लेकिन ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी का मतलब उस समतल मैदान से एक धंसा हुआ हिस्सा भ्रंश घाटी कहलाती है, ठीक है। तो ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो इधर की लगभग सारी नदियां भ्रंश घाटी में ही बहती हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो आपका नदी का जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो सारी नदियां आपकी पूर्वी घाट पर्वत में जाती हैं, और ये सब नदियां क्या करती हैं, यहाँ पे जाके डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये महानदी का डेल्टा है, गोदावरी का डेल्टा है, कृष्णा का डेल्टा है, कावेरी का डेल्टा है, ठीक है।
तो ये सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये सारी नदियां हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि दक्षिण भारत की नदियां कौन, अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी। ठीक है, मुख्य नदी हम देखते हैं, ज्यादा उसमें नहीं। देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी। पहला आ जाता है आपका साबरमती, दूसरी है आपकी माही, तीसरी है आपकी नर्मदा नदी, चौथी है आपकी तापी नदी। ठीक है, फिर आपका आ जाता है यहाँ पे मांडवी गोवा के पास, जुआरी नदी, भरतपुझा, पेरियार, ये सब केरल में है, भरतपुझा पेरियार केरल में है। ठीक है, ऐसे करके छोटी छोटी नदियां हैं जो कहाँ पे गिरती हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, अरब सागर में। लेकिन इन नदियों को पढ़ेंगे केवल इस उद्देश्य से क्योंकि इसमें बहुत सारी मतलब परियोजनाएं बनाई गई, परियोजनाओं की दृष्टि से ये नदियां महत्वपूर्ण हैं, विद्युत परियोजना बनाई गई हैं इनमें। ठीक है, तो इन नदियों को भी पढ़ा जाएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो आपकी इधर हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये आपकी कौन सी नदी हो गई, हुगली नदी हो गई, ये इधर वाली हो गई कौन सी, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और इधर आ जाइए आप तो ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। देखिए गल्फ और बंगाल खाड़ी चलिए बाद में बात करेंगे, वो पहले बता भी चुके हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी, पहला आपका ये आ जाती है कौन सी, हुगली नदी, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा के बाद देखिए आपका दामोदर उसी मिल जाती है जाके, स्वर्णरेखा नदी, फिर इसके बाद महानदी। ठीक है, फिर आपका गोदावरी, ये आपका कौन सी नदी है, ये आपकी कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी, फिर आपका पेन्नार नदी, कावेरी नदी, फिर आपकी वैगई नदी। तो ये सारी नदियां हैं आपकी कौन सी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। ठीक है, और ये सारी नदियां जो इधर गिरती हैं वो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो ये नदियां हैं हो गई हैं, बस इतना आज इंट्रोडक्शन इतना रखते हैं, और हो सकता है कि अगले वीडियो में हम लोग ये स्ट्रक्चर बना रहने दें और एक एक नदियां करके जो इंपॉर्टेंट होंगी उसमें 2 से 4 पॉइंट लिखाएंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगी उसमें बस 1 या 2 पॉइंट लिखा के खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना जो है ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको आप देखिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में पूरी एक एक करके नदियां सारी पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें।